गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी के कुछ, जो मैंने बोला था कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे, उसमें से आज एक टॉपिक करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा, देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है आर्टिकल 343 से लेकर 343 से 351 के बीच में। हम लोग जो है ना 343 से 351 के बीच के जो ये सारे आर्टिकल हैं, ये क्या कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस फील्ड में क्या चीज़ है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चीज़ है, कहाँ यूज़ हो रही है, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो कि आर्टिकल, देखो आर्टिकल 343 ये क्या कहता है कि डिक्लेयर करता है हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, सेंटर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखना, नेशनल लैंग्वेज नहीं, नेशनल नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश वाज टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। कितने साल के लिए? 15 ईयर्स के लिए, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, अंटिल 1965 तक। ये कहा गया इस आर्टिकल के द्वारा कि 15 साल के लिए इंग्लिश को यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज तक, अंटिल 9, और उसके बाद 1965 तक, और उसके बाद हिंदी जो है वो रिप्लेस करेगी तब तक। या अगर कोई लॉ जो है इसको एक्सटेंड नहीं करता, इस 15 ईयर्स को एक्सटेंड नहीं करता, तो हिंदी को, इंग्लिश ही को यूज़ करेंगे, वरना हिंदी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 343 कहता है 15 ईयर्स का जो है टाइम देता है कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, 1950 से 1965 तक। उसके बाद जो है अगर लॉ पास करके इसको एक्सटेंड ना किया जाए तो इसकी जगह, इंग्लिश की जगह हिंदी यूज़ होगी। ठीक है, कुछ देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये 343। आर्टिकल 344 कहता है, ये प्रोवाइड करता है कि एस्टैब्लिशमेंट होगा एक कमीशन का और एक कमेटी का, जो रिकमेंडेशन देगी कैसे प्रोग्रेसिवली यूज की जाए हिंदी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए और प्रमोशन के लिए एक लिंग्विस्टिक हार्मोनी बिटवीन दी स्टेट्स पे। ठीक है, प्रोग्रेसिव के लिए, इसके रिकमेंडेशन के लिए ये आर्टिकल सिर्फ कहता है कि एस्टैब्लिश करने के लिए कमीशन और कमेटी जो रिकमेंड करेगी किस तरीके से प्रोग्रेसिवली यूज होगी हिंदी। आर्टिकल 345 कहता है, ये अलो करता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को कि वो कोई भी एनी लैंग्वेज और द हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, या तो कोई भी लैंग्वेज या कोई हिंदी को जो है अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकता है। ठीक है, ये मतलब इतनी इंडिपेंडेंस, इतनी पावर देता है आर्टिकल 345 कि वो स्टेट को, या तो आप हिंदी चूज कर लो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर कोई और भी कर सकते हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, उर्दू, कुछ भी। ठीक है, ये आर्टिकल 345 पावर देता है। आर्टिकल 346 कहता है, ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एक स्टेट और अनदर स्टेट या फिर यूनियन के बीच में। ये आर्टिकल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी कम्युनिकेशन की, एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ या स्टेट्स की यूनियन के साथ। ये स्पेसिफाई करता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, अनलेस अगर कोई दूसरा अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाई स्टेट्स इन्वॉल्व। अगर कोई दो स्टेट्स बोलती है नहीं हम लोग जो है इंग्लिश में करेंगे कॉन्वर्सेशन, तो ठीक है, हम अपने डीलिंग इंग्लिश में करेंगे, या फिर हिंदी में करेंगे, दो स्टेट बोलते हैं तो हिंदी में करेंगे। अगर दोनों स्टेट बोलते हैं कि हम तेलुगु में आप एक दूसरे के साथ करेंगे, तो भी कर सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 346 कहता है, कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। 347 कहता है, ये प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ कोई भी लैंग्वेज जो स्पोकन बाई ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट फॉर इट्स ऑफिशियल पर्पसेस, अगर प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाई है विद इट। देखो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू लैंग्वेज उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अगर स्टेट सेटिस्फाइड है कि मैक्सिमम पीपल उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है इस बात से कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ये लैंग्वेज बोलती है, तो वो ऑफिशियल पर्पस के लिए वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मराठी करते हैं महाराष्ट्र में, गुजराती है गुजरात में, हिंदी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, यूपी की, बिहार की, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल 348 ये स्पेसिफाई करता है कि जो इंग्लिश है वो एज ए लैंग्वेज जो है सुप्रीम कोर्ट की होगी। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जो अथॉरिटी है या अथॉरिटेटिव जो टैक्स हैं लॉ के, या फिर बिल हैं जो यूनियन के या स्टेट लेवल के, वो जो है इंग्लिश में होंगे, अनलेस अगर पार्लियामेंट की कोई दूसरे लॉ के द्वारा बोलती कि नहीं किया जाएगा, वरना वो क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे। कोई भी अथॉरिटेटिव लॉ, कोई भी कोर्ट की लैंग्वेज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, इंग्लिश होगी। ये आर्टिकल 348 साफ साफ कहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। आर्टिकल 349 रिस्ट्रिक्ट करता है कि इंट्रोडक्शन किसी भी बिल का या अमेंडमेंट का कोई चेंज करने के लिए, चेंज द पॉलिसी विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15, पहले 15 साल के लिए अगर कोई भी ऐसा बिल या अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ठीक है,
रिस्ट्रिक्ट करता है लाने से बिना प्रेसिडेंट के अमेंडमेंट के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 15 साल पहले कि कोई भी बिल ऐसा जो लैंग्वेज को चेंज करने की बात कर रहा है, अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है लैंग्वेज पॉलिसी में, तो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं ला सकता, ठीक है। आर्टिकल 350 ये प्रोवाइड करता है फॉर रिकमेंडेशन सबमिट करना है रिप्रेजेंटेटिव फॉर रेड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन इंडिया, कि कोई भी इंडिविजुअल के ये प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को कि वो सबमिट कर सकता है रिप्रेजेंटेशन और अपना ग्रीवियंस, अगर कोई भी लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से कुछ भी है, ठीक है। 350 ये कहता है, ये डायरेक्ट करता है हर स्टेट को और लोकल अथॉरिटी को कि वो जो है रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ठीक है, मदर टंग में, जो है प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के जो उसकी माता का लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, जो उनके घर पे ज़ुबान बोली जाती है, उसको प्राइमरी स्कूल में उससे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर है आर्टिकल 350 भी, ये जो है एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को पढ़ा, जो इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन, जो लिंग्विस्ट, जो माइनॉरिटी में जो लोग कुछ ज़ुबानें बोलते हैं उनके इंटरेस्ट के। इसके लिए हमने स्पेसिफिक जो है वीडियो भी बनाई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इंडियन पॉलिटी जो है वो सेक्शन ओपन करके आप लोग वो सेव करके रख सकते हो, पूरे लेक्चर्स देख सकते हो उसमें, ठीक है। आर्टिकल 351 देखो, ये डायरेक्ट करता है यूनियन को कि वो प्रमोट करेगा स्प्रेड ऑफ हिंदी और डेवलप करेगा, डेवलप इट टू सर्व एज एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया का, उसके कंपोजिट कल्चर का, कि इन हिंदी को जो है प्रमोट किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा, लेकिन वाइल सिक्योरिंग इट्स इन रीच बाई असेमिलेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड संस्कृत, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस को भी सिक्योर करना है, उनको भी इनरिच करना है, उनको भी इकट्ठा करना है, उनको भी मिलाना है, ठीक है। ये 351 कहता है, ये नहीं कि हिंदी और बाकी को छोड़ देना, ठीक है। तो ये आर्टिकल डिफरेंट जो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बता रहा है क्या क्या चीज़ें जो है की जाएंगी, किस तरीके से जो है लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। कोर्ट क्या करेगा, स्टेट्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगी, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, फर्स्ट 15 ईयर्स का हमने देखा, हिंदी का रोल देखा, यूनियन की लैंग्वेज देखी, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम एक छोटी चीज़ पढ़ते हैं, द कमेटी फॉर पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है अंडर प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो 1963 का है, एज अमेंडेड है ना। तो ये कमेटी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ओवरसी करने के लिए किस तरह से हिंदी लैंग्वेज को एक प्रोग्रेसिवली यूज़ किया जा रहा है एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन का, और प्रमोटिंग इट्स डेवलपमेंट, हिंदी को डेवलप और करना है ना। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूट की थी 1976 में अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन ऑफिशियल एक्ट ऑफ 1963। इसके 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। मेंबर जो वो नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के, ऑफ स्पीकर लोकसभा से स्पीकर करता है और चेयरमैन करता है राज्यसभा से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 30 मेंबर से 20 फ्रॉम लोकसभा और 10 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है, ओके। फंक्शन क्या है, देखो, ये कमेटी का प्राइमरी रोल है कि वो रिव्यू करेगी यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि एक्सेस जो है प्रोग्रेसिव जो यूज़ है हिंदी लैंग्वेज का ऑफिशियल वर्कर्स के लिए, वो कामों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशंस में, उस वहाँ पर किस तरीके से जो है हिंदी लैंग्वेज का क्या सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, क्या दिन ब दिन जो है और इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, मोनीटर करेगी, एग्जामिन करेगी इम्प्लीमेंटेशन जो ऑफिशियल एक्ट 1963 है और रूल्स जो उसके अंदर बने हुए हैं क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और रिकमेंडेशन एडवाइस करेगी, स्टेप्स लिए जाए किस तरीके से जो यूज़ है हिंदी लैंग्वेज को वो इंक्रीज किया जाए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। सबमिट, देखो, प्रेजेंट एक पीरियोडिक रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन स्टेटस हाउ हिंदी यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, प्रेसिडेंट जो हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट यूज़ और उसके ऑफिशियल फंक्शंस को देखेगा, पार्लियामेंट के सामने रखेगा ये सारी चीज़ें। रिपोर्ट एंड प्रेसिडेंट एक्शन, देखो, कमेटी सबमिट करेगी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ये इस रिपोर्ट को बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में सबमिट करेगा, और जो रिकमेंडेशंस भेजेंगे वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए और काम होना चाहिए, कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, है क्या नहीं। देखो, बैलेंस जो है ना, एक बैलेंस प्रमोशन हिंदी लैंग्वेज का जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वाइल जो रिस्पेक्टिंग जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया के, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, वहाँ लोकल लैंग्वेजेस को भी उतना रिस्पेक्ट देते हुए हिंदी को प्रमोट करना जो है एक एसेंशियल बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। इंकरेज करना लोगों को कि ग्रेजुअल शिफ्ट हिंदी की तरफ इन ए मैनर जो सेंसिटिवली जो नीड ऑफ जो नॉन स्पीकिंग रीजन्स के लिए, ताकि कम्युनिकेशन के लिए एक सिंगल मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो अक्रॉस द कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम जो है बैलेंस भी क्रिएट करना है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस को नहीं भूलना है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए, वो हमारे एक कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट है इंडिया का, है क्या नहीं।
क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, देखो इंडिया जो है ना, इन इंडिया इज ए डेजिग्नेशन ग्रांटेड टू बहुत कुछ लैंग्वेजेस को जो ना क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, जो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी मीट करती है, जैसे वो एंटिक्विटी उसकी उसकी रिचनेस कितनी है, वो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कितना है। तो कोई ये स्टेटस जो है ना, किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना है क्लासिकल लैंग्वेज, उसका उसका कंट्रीब्यूशन भी कल्चर हेरिटेज को होना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस कितना है लैंग्वेज का, उसमें लिटरेचर कितना है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना बहुत सारे क्राइटेरिया जो है आउटलाइन किए हैं किसी भी लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए। जैसे हाई एंटिक्विटी लैंग्वेज शुड हैव, उसकी एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 1500 से 200 साल तक का जो है पीछे रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए कोई लैंग्वेज में, जो है मस्ट हैव रिच और इंशेंट जो है बॉडी ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, जो ओरिजिनल हो या बोरोड हो दूसरे ट्रेडिशन से, है कि नहीं। लिटरेचर भी तो होना चाहिए उस लैंग्वेज का, लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और दे लैंग्वेज शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज, थोड़ी अलग होनी चाहिए आज की लैंग्वेज, नॉट जस्ट इन इंशेंट फॉर्म ऑफ, कोई इंशेंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए करंट लैंग्वेज की, बट वो थोड़ी अलग भी होनी चाहिए, कल्चरल और लिटरेरीली इन्फ्लुएंस। देखो लैंग्वेज मस्ट हैव एक सिग्निफिकेंट उसका इम्पैक्ट होना चाहिए किसी के कल्चर पर या उसके हेरिटेज, उसके स्पीकर्स पे। लैंग्वेज जिनको क्लासिकल स्टेटस इंडिया में मिला वो 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला है। जैसे तमिल है जिसको 2004 में मिला था, ये क्योंकि ये ओल्डेस्ट द्राविडन लैंग्वेज है जिसका लिटरेरी ट्रेडिशन 2000 साल से भी पुराना है। रिच क्लासिकल टेक्स्ट है जैसे संगम लिटरेचर का। फिर 2005 में संस्कृत को दिया, ये एंशिएंट इंडो आर्यन लैंग्वेज है, सिग्निफिकेंट रिलीजियस फिलोसफिकल और बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट है, वेदास है, उपनिषद है, महाभारत, रामायण, तो ये एक संस्कृत है 2005 में। पहली तमिल थी, दूसरी संस्कृत, तीसरी है कन्नड़। जो कन्नड़ लैंग्वेज का है ये भी द्राविडन लैंग्वेज है, लिटरेचर इसका 9th सेंचुरी। एपिक्स लाइक पंपा भारता आर कंसिडर्ड क्लासिक। तेलुगु 2008 में, देखो ये भी द्राविडन लैंग्वेज है, इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी वर्क जो है 2nd सेंचुरी बीसी से, ईसी से, सॉरी 1800 साल हो गए। रिनाउंड फॉर बहुत सारी पोइट्रिक ट्रेडिशन है। मलयालम एक द्राविडन लैंग्वेज है जो एंशिएंट वर्क लाइक रामचरितम है 12th सेंचुरी का, यूनिक स्क्रिप्ट है, लिटरेरी स्टाइल भी अलग है। इसको 2013 में 2014 में डिक्लेयर किया गया उड़िया को। ये एक ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसका डिस्टेंट लिटरेरी ट्रेडिशन अलग है, बहुत सारा कल्चरल और लिटरेचर इसका। जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड है वो 10th सेंचुरी में अर्लीस्ट रिकॉर्डेड जो मिलता है हम लोगों को, जिसको सरला महाभारत कहते हैं, टेक्स्ट है। तो ये जो है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस को देना? फाइनेंशियल सपोर्ट, देखो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड्स इनके रिसर्च के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस लैंग्वेजेस की। इनको क्लासिकल स्टेटस देकर सिर्फ इनका नाम डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा छापना है क्या, इनको और ज़्यादा इनका प्रचार करना पड़ेगा। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और रिसर्च की जाए, डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, इन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जाए, एकेडमिक सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाए हैं इनको स्टडी करने के, इनको प्रमोट करने के लिए, इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन, इंक्लूजन किया इन लैंग्वेज को एकेडमिक करिकुलम में, सपोर्ट फ्रॉम इसका ट्रांसलेशन डिफरेंट कल्चर्स में, जो इनका लिटरेचर है, ठीक है, लोगों को तक पहुँचेगा। अवार्ड एंड इंस्टीट्यूशंस और स्कॉलर्स जो है वर्किंग ऑन लैंग्वेज, जो इन लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ इंसेंटिव्स और अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशंस मिलती है, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने कुछ जो है डिटेल वाइज डिस्कशन किया, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी नहीं। इतना जो है आप याद रखना, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, उस पर पार्लियामेंट की कमेटी ऑन लैंग्वेज क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, सेंटर की, यूनियन की, ये जो आर्टिकल्स के द्वारा आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बीच बीच में जो है कुछ रिमेनिंग जो है इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम खत्म कर देंगे हम लोग साथ साथ में, क्योंकि इन्वायरमेंट भी कर रहे हैं ना थोड़ा, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट, अगर आप लोगों को इन्वायरमेंट भी पढ़नी है, उसके भी मैंने जो है चैप्टर वाइज जो है लेक्चर्स जो है अपलोड कर दिए हैं। हमने आज ही किया है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में, इकोलॉजी के बारे में किया है हमने, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम हमने किया है। तो इस तरीके से मैं डेली 1-2 लेक्चर्स जो इन्वायरमेंट के भी डालूंगा। हम लोग 1 मंथ के अंदर इन्वायरमेंट खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगर वो देखनी है आप प्लेलिस्ट चैनल के जो है पेज पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, ठीक है, आप प्लेलिस्ट सेव कर लो और आप उसमें मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा और आप वो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर के लेक्चर होगा या 40 मिनट्स 50 मिनट्स, तो क्योंकि हम लोगों ने डाइवर्सली जो है सारे टॉपिक्स जो है कवर किए हैं, ओके, ईच एंड एवरी टॉपिक कॉम्प्रीहेंसिवली, वो आपको देखना, वो भी देख सकते हो। इंडियन पॉलिटी, फिर जो है वेरियस जो NCERTs हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जो है वो भी हमने कवर किए, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री की 2 NCERTs बचती हैं 11th और 12th की, वो हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे। मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा मल्टीपल चीज़ों में बिजी हूँ। हम लोग इन्वायरमेंट भी कर रहे हैं, हम लोग बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, ओके।
ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू, गुड बाय।